स्टूडेंट, वेलकम टू येट अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ सुभाष सर क्लास। स्टूडेंट, इस वीडियो में बात करता हूँ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के बारे में, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आने के लिए बहुत ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे नंबर भी दिलाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट, जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि हिंदी मीडियम में इसको कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स का आपको फॉर्मूला लिखना है, यानी एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जब भी बोर्ड के एग्जामिनेशन में एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा स्टूडेंट, तो एक आप फिगर देंगे, तब उसके बाद एक्सप्रेशन देंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए मैं बना के दिखाता हूँ कि किस तरह से बोर्ड में आपको प्रेजेंट करना है। सबसे पहले आप इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक इमेजिन करके आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जो डिनोट मैं कर रहा हूँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी इंटेंसिटी है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक आप सरफेस को इमेजिन करेंगे, कोई एक सरफेस इस तरह से इमेजिन करेंगे, जिसमें से कोई एक एलिमेंट्री पार्ट आप लेंगे। ये एलिमेंट्री पार्ट, इस एलिमेंट्री पार्ट पे जो आपका ई है उसका डायरेक्शन ये शो कर दिया आपने। और इस एलिमेंट्री पार्ट का जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर डी ए, वो ये दिखाई देगा आपका, और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। क्लियर है? तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी इंटेंसिटी शो की है मैंने। ये पूरा आपका सरफेस है जिसके पे एक एलिमेंट्री एरिया मैंने लिया हुआ है। इस एलिमेंट्री एरिया के परपेंडिकुलरली चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया हुआ है, और एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया हुआ जो इसके एरिया का वेक्टर शो करता है। अब रही बात इसके एक्सप्रेशन की, तो एक्सप्रेशन लिखने के लिए स्टूडेंट्स फाई ई का आप यूज करेंगे। फाई ई एक्चुअली में ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करता है। क्लियर है? तो फाई ई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल या होल इंटीग्रल आप ले लेंगे ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। क्लियर है? फाई ई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए। ये एक आपका एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। लेकिन आप यही नहीं रुकेंगे, थोड़ा इसको एक्सपेंड भी करेंगे। क्लियर है? चलिए, फाई ई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए का फॉर्मूला आप जानते हो स्टूडेंट, मॉडुलस डी ए एंड कॉस थीटा। क्लियर है? फाई ई इज इक्वल टू इसका मॉडुलस ई आ जाएगा, इसका मॉडुलस डी ए और इंटू कॉस थीटा। ई और कॉस थीटा बाहर आएगा, फाई ई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा सरफेस इंटीग्रल डी ए। क्लियर है? और डी ए का सरफेस इंटीग्रल आपको पता है ए आएगा स्टूडेंट, क्योंकि इंटीग्रल ऑफ डी ए इज इक्वल टू ए होता है। क्लियर है? हैंस फाई ई इज इक्वल टू ई, ये बाहर आ गया, ए बनकर कॉस थीटा। क्लियर है? तो इस तरह से आपका एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्लियर होता है स्टूडेंट। अगर आप बोर्ड के एग्जामिनेशन में आप इस तरीके से प्रेजेंट अपने एक्सप्रेशन को करेंगे विद दिस फिगर, यू विल गेट फुल मार्क्स, आई गारंटेड। ओके स्टूडेंट? और किसी तरीके से मत लिखिए, टीचर्स जो बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपकी कॉपी चेक करेंगे वो मोस्टली इन सब चीज़ों को देखकर बहुत ही इंप्रेस होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट, स्टेट गॉस थ्योरम या गॉस लॉ, गॉस के नियम को लिखना है। क्लियर है? तो मैं बताता हूं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आप अपने गॉस थ्योरम को किस तरह से लिखेंगे ताकि आपको पूरे नंबर मिले। ठीक है? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ 1 एप्सिलॉन नॉट टू नेट चार्ज। मीन्स जो हमारा फ्लक्स आएगा स्टूडेंट्स, वो नेट चार्ज को 1 एप्सिलॉन नॉट के मल्टीप्लीकेशन के इक्वेट करेगा। लेट फॉर एग्जाम्पल, मैंने फाई ई लिखा जो कि आपको फ्लक्स डिनोट करता है, नेट चार्ज 1 मल्टीप्लाई 1/एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? और नेट चार्ज आपका है Q, ओके, इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट, मल्टीप्लाई कर जाएगा 1 से, तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू वन जा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये एक्सप्रेशन आ गया आपका गॉस थ्योरम का। लेकिन बोर्ड के एग्जामिनेशन में यही खत्म नहीं करना है, फाई ई का इसका पिछला एक्सप्रेशन भी लिखना है। सो फाई ई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए, ओके, इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये ओवरऑल जो आप लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन ये कहता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। मीन्स कोई एक इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर है जिसको हमने चार्ज किया हुआ है, और उसके चारों ओर
आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी जनरेट होगी। ठीक है, तो इसके लिए एक फिगर बनाते हैं हम। ये एक वायर लेट किया हमने और इस वायर के चारों तरफ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, जबकि इस वायर को पॉजिटिवली चार्ज किया गया है। ठीक है, वायर है जो कि आपका पॉजिटिवली चार्ज है और इसके चारों ओर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। सपोज ये बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, जैसे ये मैंने पॉइंट लोकेट कर लिया, इनकी इस वायर से डिस्टेंस तो हर जगह बराबर ही होगी ना, आर। क्लियर है। सिमिलरली ये बहुत सारे पॉइंट्स मैंने मेजर कर लिए हैं जो इस वायर से इक्वल डिस्टेंस ही होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स पे मुझे ई कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जब ई कैलकुलेशन होती है वो तो डीप सब्जेक्ट है इसको प्रूविंग करने का, लेकिन जब बोर्ड के एग्जामिनेशन में शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आएंगे तो फिगर के बाद आपको एक फॉर्मूला देना है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। E is equal to लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है स्टूडेंट्स, जो कैलकुलेशन में आई है। लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी है ऑन वायर, ऑन वायर। एक्चुअली में ये लैम्डा क्यू बाई एल होता है, क्योंकि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है स्टूडेंट्स वो इस एल लेंथ के वायर पे हुआ है, वो इस एल लेंथ के वायर पे इस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। क्लियर है। तो न्यूटन पर कूलम्ब E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। तो ये देने के लिए बगल में फिगर भी आपको देना पड़ेगा और लैम्डा का इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा कि व्हाट इज लैम्डा चार्ज डेंसिटी। हिंदी मीडियम में इसको आवेश घनत्व कहते हैं, आवेश घनत्व। क्लियर है स्टूडेंट। और इसका एक वेक्टर फॉर्म भी आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तो आप ये अश्योर हो जाइए कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए स्टूडेंट्स ई वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 लैम्डा अपॉन आर एंड आर कैप, आर कैप। तो ये फॉर्म आपका वेक्टर फॉर्म को होगा इस क्वेश्चन का। क्लियर स्टूडेंट। तो ये इंपॉर्टेंटली आप इसको इसी तरीके से बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रेजेंट कीजिए, आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में इसके फुल मार्क्स मिलेंगे। मींस अगर आपने ये लिखकर छोड़ दिया तो हो सकता है फुल ना मिले, अगर आपने ये इसके बाद आपने इसका वेक्टर फॉर्म भी लिख दिया है। कौन सा फॉर्म? वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये कहता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन चार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेट। मींस अगर कोई आपके पास नॉन कंडक्टिव प्लेट है और वो चार्ज्ड है, ठीक है, और इनफाइनाइट सरफेस का है, तो उसके चारों तरफ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। ठीक है, ये बात आपको समझने लायक है। जब स्टूडेंट्स का आंसर आप देंगे तो एक इमेजिनरी आप नॉन कंडक्टिंग यानी अचालक, नॉन कंडक्टिंग यानी कि अचालक एक सरफेस बनाएंगे और चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा, जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है स्टूडेंट, वो भी नॉन कंडक्टिंग में, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ एक ही सरफेस पर होगा, एक ही तरफ पर होगा। ठीक है, यानी कि वन साइडेड ही होगा, जब भी होगा वन साइडेड ही होगा। क्लियर है। और इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट होगी वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, यानी 2 एप्सिलॉन 0 होगी। क्लियर है। एन न्यूटन पर कूलम्ब। इसमें आपको इंट्रो करना पड़ेगा सिग्मा क्या चीज है। तो सिग्मा भी आपका चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी है, लेकिन ये सरफेस पे काम करेगा। किस पे काम करेगा? सरफेस पर, विच इज इक्वल टू चार्ज बाई एरिया। क्लियर है। तो इस तरह से इंट्रोड्यूस करना है आप लोग को स्टूडेंट कि जो आपने लिखा उसको एक प्रॉपर उसका एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के आंसर सीट में। तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम्ब व्हिच इज ए यूनिट, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी, हिंदी में आवेश घनत्व, हिंदी में आवेश घनत्व कहते हैं इसको। ठीक है। और ये बात ध्यान देना कि नॉन कंडक्टिंग यानी कि नॉन कंडक्टिंग के केस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वन साइडेड होता है, यानी कि अचालक की स्थिति, इसको अचालक कहते हैं, उसमें एक तरफा होता है।
ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अब फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ये कहा गया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन चार्ज कंडक्टिंग प्लेट। इससे पिछले क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन में यही क्वेश्चन आपका नॉन कंडक्टिंग के लिए था, यानी अचालक के लिए था, और अब कंडक्टिंग यानी चालक के लिए। तो इस केस में स्टूडेंट्स आप लोग ये याद रखेंगे कि जो भी प्लेट आप लेंगे और आपको का प्लेट वगैरह कंडक्टिंग है, तो हमारे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बोथ सरफेसिस पर होगा। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, फोर्थ क्वेश्चन में ये नॉन कंडक्टिंग यानी अचालक था, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक साइड हुआ था, ठीक है, लेकिन कंडक्टिंग के केस में यानी कि चालक के केस में, जो चालक आपका शीट है उसमें दोनों सरफेस पर आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्लियर है स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट होगी स्टूडेंट्स, इस साइड में भी आपका एक तरीके से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन हुआ, ठीक है, और दूसरे साइड में ये E1 सपोज कर लिया, ये E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 हुआ। लेकिन आपका जब ये दोनों ऐड कर देंगे आप, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है आपका? तो न्यूटन पर कूलम्ब। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि कंडक्टिंग प्लेट अगर आएगा, जिसको हिंदी में हम चालक पृष्ठ कहेंगे, उस केस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस दोनों पे ही होगा, ठीक है, और इंटेंसिटी ई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। सिग्मा वही मैंने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, चार्ज डेंसिटी विच इज इक्वल टू क्यू बाई ए। क्लियर है, और इससे प्रीवियस क्वेश्चन में यही चीज आया था नॉन कंडक्टिंग में, जिसमें आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। क्लियर है, चलिए हम सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स बोलता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर। मींस किसी भी हम अगर कोई एक गोला एक है, गोल है, स्फीयर है, और वो चार्ज्ड है, तो उसके चारों तरफ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। तो इसके लिए मैं एक स्फीयर इस तरीके से बनाता हूं, जिसका सेंटर O है, रेडियस R है, और इसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया गया Q, जो उसके आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली फैल गया है या डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया है इस तरीके से। और इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर आपने एक पॉइंट लोकेट किया है P, और यहां पर आपको इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, तो आप यहां पे एक गॉसियन सरफेस लेंगे, जिसको गॉसियन स्फीयर भी कह सकते हो, गॉसियन सरफेस है, जैसा अभी आपका मेन होता है वैसे स्फीयर ले लेता है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्रिएट करना है, तो इसके लिए नंबर 1 केस है E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, मीडिया के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, Q बाई कैपिटल R स्क्वायर। चूंकि यहाँ से सॉरी कैपिटल R स्क्वायर नहीं लेंगे स्टूडेंट, आप यहाँ स्मॉल r लेंगे। उसका रीजन ये है कि यहाँ से डिस्टेंस आपका स्मॉल r है। क्लियर है, न्यूटन पर कूलम्ब। ओके, लेकिन जब आप सरफेस पर आ जाएंगे, ये चीज पॉइंट आपको यहां आ जाएगा सरफेस पर, ठीक है, तो स्मॉल r को डिस्प्लेस करके आप r ले लेंगे, यानी स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो ऑन सरफेस तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बाई कैपिटल R का स्क्वायर विच इज इक्वल टू E। ये आप जनरेट कर लेंगे न्यूटन पर कूलम्ब। नंबर थर्ड, अगर आप पॉइंट अंदर लोकेट करते हैं कोई P डैश, सपोज यहाँ पर है, तो स्टूडेंट समझने की बात है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बाहर हुआ था, ठीक है, जिससे यहाँ सेंटर से इस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये कैलकुलेट हो चुका है। ऑन द सरफेस यानी इस पृष्ठ पर भी कैलकुलेट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जो Q बाई R स्क्वायर हो चुका है, और अंदर यानी अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी 0 कैलकुलेटेड होगी। क्लियर है, तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में अगर ये इस तरह के क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, तो आपको 3 टर्म्स में आंसर देने हैं, आउटसाइड, ऑन द सरफेस यानी पृष्ठ पर, और इनसाइड द स्फीयर यानी अंदर। और अंदर 0 इसलिए होता है क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आपका सिर्फ बाहर हुआ था, ठीक है, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन
बाहर हुआ था, यानी कि बाहर था। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो स्टूडेंट आपको कॉन्सेप्ट गेन करना है कि बेसिकली हर चीज़ें होती क्यों है, और इस तरह से एग्जामिनेशन में प्रेजेंट करना है। चलिए सेवेंथ क्वेश्चन अब देखते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन में स्टूडेंट आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक इक्वेशन दिया गया है आई जे के फॉर्मेट में, यानी कि आई कैप, जे कैप एंड के कैप, और सरफेस का एरिया दिया हुआ एस आई जे के फॉर्मेट में। इसमें आई और जे तो नहीं है, आई और के तो नहीं है, बट जे है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। ओके, सो आप जानते हो फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये आपको मैंने पढ़ाया, अब इसी वीडियो में बताया था। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ई डॉट एस वेक्टर, क्योंकि क्वेश्चन में जैसा भी ये फॉर्मेट लेता है वैसा हम लोग लिख लेते हैं। चलिए ई का वैल्यू क्या है, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप डॉट प्रोडक्ट 10j कैप। क्लियर स्टूडेंट? अब आप इसको अगर एक्सपेंड करके, विस्तार करके लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको 0i कैप, ठीक है, 10j कैप 0k कैप, बिकॉज इसके पास i और k तो था नहीं ना। चलिए, आपको पता है कि i का i से डॉट करते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। तो यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो कितना आएगा, 0, प्लस 4 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो कितना आएगा, 40, और बगल में 1, बिकॉज j डॉट जे इज इक्वल टू 1। आप लोग जानते हैं j डॉट जे इज इक्वल टू 1। क्लियर है? चलिए, उसके बाद प्लस 7 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0। क्यों? क्योंकि k डॉट के इज इक्वल टू भी क्या होता है, 1। तो हमारे पास सिर्फ बचेगा क्या चीज, 40। ओके, और यहाँ पे इसकी यूनिट लिख देंगे स्टूडेंट्स। तो यूनिट मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका यूनिट क्या होगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब स्टूडेंट्स 8 क्वेश्चन ये कहता है ए चार्ज ऑफ 17.7 पीको कूलाम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब। मतलब एक 17.7 पीको कूलाम का चार्ज है जो क्यूब के सेंटर पर प्लेस है, और क्यूब यानी कि घन, उसका साइड है 10 सेंटीमीटर। इसको मैं पिक्चर आउट करता हूँ। एक आप क्यूब बनाइए इस तरीके से। क्लियर है? क्यूब हिंदी में घन, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, इस तरह से। ठीक है, 10 सेंटीमीटर की एक साइड है तो सारी साइड इसकी 10 सेंटीमीटर की होंगी, और इसके बीच में इस जगह पर कहीं 17.7 पीको कुलाम का एक चार्ज प्लेस किया गया है। ये चार्ज है क्यू, और इस चार्ज की वजह से सब फ्लक्स कैलकुलेट करना है आपको ईच फेस, यानी कि किसी एक फेस। ईच फेस का मतलब भाई 6 फेसेस हैं इसके। ठीक है, कुल फेसेस कितने होते हैं, 6 टोटल फेस हमारे पास होते हैं 6। तो किसी एक फेस की बात हुई है ईच, तो कोई एक फेस आप ये ले लीजिए। इस फेस पर आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है, यानी कि ये फाई। क्लियर है? तो इसके लिए आपको पता है गॉसिस थ्योरम जो हम लोग यूज करते हैं, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। क्लियर है? बट ये जो फाई है तो सारे फेसेस के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, कितने फेसेस के लिए, सारे फेसेस के लिए एप्लीकेबल है, फॉर ऑल फेसेस। लेकिन इसने सिंगल एक फेस के बारे में पूछा हुआ है, तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, 6 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? अब हम वैल्यू पुट करेंगे क्यू आपके पास है 17.7 पीको कुलाम, यानी 10 टू द पावर माइनस 12 कुलाम। एक पीको में 10 टू द पावर माइनस 12 कुलाम होते हैं। 6 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10 टू द पावर माइनस 12 होती है। क्लियर है? अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, पावर आपको कैंसल्ड हो रहा है, तो जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 0.33। ठीक है, और यहाँ फ्लक्स का आप यूनिट लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में स्टूडेंट कहता है टू नॉन कंडक्टिंग प्लेट्स हैं जिनकी सरफेस डेंसिटीज सिग्मा और माइनस सिग्मा दी हुई हैं। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग मतलब मैंने इसी वीडियो में आपको बोला है अचालक। ठीक है, और दोनों की सरफेस डेंसिटीज मिली हुई हैं सिग्मा एंड माइनस सिग्मा, और वो परपेंडिकुलरली प्लेस की गई हैं। ठीक है, यानी कि लंबवत। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है।
तो इसके लिए स्टूडेंट मैंने इसी वीडियो में आपसे बताया था कि नॉन कंडक्टिंग प्लेट्स के लिए ई की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, जिसको मैंने अचालक बोला था। क्लियर है? अचालक पृष्ठ के लिए E1 कर लो। सिमिलरली एक और नॉन कंडक्टिंग प्लेट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 2 प्लेट्स है ना आपके पास, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही कंडक्टिंग प्लेट होती है अगर स्टूडेंट, तो ये 2 नहीं रहता आपके पास। चलिए, अब ये परपेंडिकुलरली है यानी कि लंबवत है, परपेंडिकुलर है यानी कि लंबवत। और आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम एक बहुत एप्लीकेबल होता है जब इनका रिजल्ट निकालना होता है। तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। ओके, तो E का वैल्यू है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन का होल स्क्वायर, अगेन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन और इंटू 2, क्योंकि ऐड कर देंगे, दिस इज ई स्क्वायर। तो ई इज इक्वल टू आपका रूट अंडर 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन का होल स्क्वायर। स्क्वायर से आपका रूट निकल जाएगा बाहर, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन और इंटू रूट टू। और इसके बाद ये 2 और ये रूट 2 का रैशनलाइजेशन कर दोगे स्टूडेंट, तो सिग्मा अपॉन अंडर रूट 2 एप्सिलॉन नॉट आपका आएगा। क्लियर है? तो इसमें से आप ऑप्शंस में मिला लेंगे कि कौन सा ऑप्शंस में मैच कर रहा है। आई थिंक ये वाला है 4th। क्लियर है? तो इस तरह से जब ऑप्शनल क्वेश्चन भी आएंगे स्टूडेंट, तो आपको सॉल्व करके ही आपको आंसर लिखना होगा या फिर उसमें मार्क करना होगा। तो चलिए लास्ट एंड 10th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 10th क्वेश्चन है व्हाट इज गॉसियन सरफेस, या गॉसियन पृष्ठ क्या है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम में आता है, ये एवरी ईयर मैं देखता हूँ किसी न किसी बोर्ड में पूछ लिया जाता है, गॉसियन सरफेस क्या है। बेसिकली गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस होता है। तो गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस। हिंदी में इसको आप कह सकते हैं गॉसियन पृष्ठ एक बंद काल्पनिक पृष्ठ है, बंद काल्पनिक पृष्ठ है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि गॉसियन सरफेस का यूज क्या है, क्यों हम इसको लेते हैं, तो इसको पॉइंट 2 में लिखेंगे। गॉसियन सरफेस का यूज होता है स्टूडेंट कैलकुलेटिंग फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि किसी भी जगह पर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर ई को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग गॉसियन सरफेस का यूज करते हैं। और जब हमें उस पॉइंट पे गॉसियन सरफेस लेकर ई कैलकुलेट करना होता है, तब हम अपने ई डॉट डी एस का सरफेस इंटीग्रल यूज करना पड़ता है, विच इज इक्वल टू फाई। क्लियर है? तो इस फॉर्मूले को हम तभी यूज करते हैं स्टूडेंट जब हमारे पास एक गॉसियन सरफेस ऑलरेडी, या फिर हम लोग उसको ड्रॉ करते हैं गॉसियन सरफेस। क्लियर स्टूडेंट? तो ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। इनको पढ़िए और अपने बोर्ड के एग्जामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाइए। थैंक यू स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।